हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। आज आपके लिए कक्षा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बायोलॉजी अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकी पदार्थ को समझाइए। तो आनुवांशिकी पदार्थ क्या है, इसको हम क्या करेंगे, आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। तो कभी आपने सोचा है कि जो लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हैं वो क्या होते हैं? तो जो लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हैं वही तो होते हैं आनुवांशिकी पदार्थ, या वही तो होते हैं जिसको आप बोलते हैं डीएनए या आरएनए। तो जो आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ, तो आनुवांशिकी पदार्थ आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आनुवांशिकी पदार्थ उसे कहते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ उसे कहते हैं जो लक्षणों को जनक मतलब माता पिता से संतान मतलब बच्चे में जाते हैं, उसे हम आनुवंशिकी पदार्थ कहते हैं। अब इस आनुवंशिकी पदार्थ को सर्वप्रथम किसने बताया कि जो आनुवंशिकी पदार्थ है, तो इसको सर्वप्रथम आपके एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने इस आनुवंशिकी पदार्थ को सबसे पहले न्यूक्लिन नाम दिया। तो जो आनुवंशिकी पदार्थ जो फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने आपका आनुवंशिकी पदार्थ को नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन। तो फ्रेडरिक मिशर 1869 में इन्होंने कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ को वंशागति का आणविक आधार माना, और इन्होंने इसको सर्वप्रथम न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। या न्यूक्लिक एसिड
नाम रखा। तो जो आपके न्यूक्लिक एसिड या जो आपके न्यूक्लिक अम्ल वो आपके किस रूप में होते हैं, या तो डीएनए रहेंगे या तो आरएनए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो लक्षण आपके जनक से बच्चों में जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी पदार्थ। तो आनुवांशिकी पदार्थ का सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम नाम आपके एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने इस आनुवांशिकी पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में अनेक वैज्ञानिक आए और अनेकों वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लिक को क्या नाम दिए, न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल या तो आपके डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए। अब जो आपके ये न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड तो क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए। अब जो ये डीएनए आरएनए होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। तो जो आपके डीएनए या आरएनए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी श्रृंखला आपस में जुड़ती जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने किससे होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें आपके तीन चीज होती है। जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें आपके तीन चीज होती है। एक होता है पेंटोज शुगर या शर्करा बोलते हैं, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षार और तीसरा होता है आपका फास्फेट समूह। तो क्या रहेंगे आपके, शर्करा। शर्करा आपके 5 कार्बन के बने होते हैं। फिर इसके बाद नाइट्रोजन क्षार, और अगला क्या है, फास्फेट समूह। तो आपका कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उनमें शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह जब उपस्थित रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे आपके न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो शर्करा होता है, शर्करा 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है राइबोस और एक होता है डी ऑक्सी राइबोस। शर्करा आपके 2 प्रकार से होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। दोनों ही आपके 5-5 कार्बन के होते हैं। ये भी 5 कार्बन का होता है और ये भी 5 कार्बन का होता है। अब जो राइबोस होता है वो आपके आरएनए में उपस्थित होते हैं और जो डीऑक्सी होते हैं वो कहाँ होते हैं, डीएनए में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आरएनए में कौन सा शुगर होता है, तो राइबोस शुगर होता है और डीएनए में आपके डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। क्यों हम इसको राइबोस बोलते हैं, क्यों डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं, तो बने होते हैं दोनों 5 कार्बन के। ये भी 5 कार्बन के बने रहेंगे। और इनके 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और यहाँ पे होते हैं 5। तो डीऑक्सीराइबोस में जो यहाँ पे HOH रहता है, यही OH क्या होता है, निकल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो जो डीऑक्सीराइबोस होते हैं उनके सेकेंड पोजीशन पे से ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है, डीऑक्सीराइबोस। तो अब आते हैं नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार आपके 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्यूरिन
और एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में आपके एडेनिन, ग्वानिन और इसमें आते हैं आपके थायमिन और साइटोसिन, और फास्फेट समूह तो उपस्थित रहेंगे। तो आपके जो प्यूरिन है, नाइट्रोजन क्षार आपके प्यूरिन है और पिरिमिडीन। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडीन में आते हैं आपके एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो आपका ये रहा आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डीएनए आरएनए होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी श्रृंखला आपस में जुड़ेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह। शर्करा 5 कार्बन का बना होता है। शर्करा 2 प्रकार से होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। जो राइबोस होते हैं वो आरएनए में उपस्थित होते हैं, जो डीएनए होते हैं डीऑक्सीराइबोस होता है वो डीएनए में उपस्थित होता है। दोनों ही 5 कार्बन के बने होते हैं। डीऑक्सीराइबोस में सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन का निकलना ही आपका डीऑक्सीराइबोस कहलाता है। और जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। और क्या होता है तीसरा, फास्फेट समूह आपके उपस्थित होते हैं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके जो पेपर होता है उसमें हर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को चित्र बनाकर समझाइए। तो आइए हम डीएनए की संरचना को बताने से पहले ये बताएंगे कि जो आपका डीएनए है वो आपका एक आनुवांशिकी पदार्थ है। अगर डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए आपके द्विरज्जुकी होते हैं। तो आइए बताते हैं डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ होता है। डीएनए की संरचना को वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के द्विरज्जुकी संरचना को प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि दोनों रज्जुक डीएनए के प्रति समांतर होती हैं। मतलब कि अगर आपका एक 5 प्राइम है तो दूसरा क्या रहेगा 3 प्राइम, और दूसरा अगर 3 प्राइम है तो आपका ये वाला क्या रहेगा 5 प्राइम। मतलब जो ये स्टैंड रहेंगे या ये रज्जुक रहेंगे एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो डीएनए की संरचना इधर हम बताते हैं और इसके बारे में इधर लिखेंगे। तो डीएनए जो होता है वो द्विरज्जुकी होता है।
ये आपके पूरे ऐसे, इसको आपको जो जैसे आपके बॉडी में होती है रीढ़ की हड्डी जो आपको क्या करती है, स्ट्रेंथ आपकी प्रोवाइड करती है ना, तो ऐसे इनमें भी उसको हम बैकबोन बोलते हैं। तो जो आपका डीएनए का स्ट्रेंड होता है वो फास्फेट और शुगर से मिलकर बनी होती है, जो कि फास्फेट और शुगर को बैकबोन बोला जाता है। डीएनए का बैकबोन किसको बोला जाता है? शुगर और फास्फेट को। तो ऐसे इसमें रहेगा, हर कुंडल में आपके ऐसे रहेंगे ए टी जी सी। ये आपके ऐसे ही जो आपका ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, आपके शुगर फास्फेट करके पाए जाएंगे। तो जो डीएनए की ये होता है 5 प्राइम, ये क्या होगा 3 प्राइम, ये क्या होगा 3 प्राइम, ये क्या होगा 5 प्राइम। तो एक दूसरे के जो ये स्ट्रैंड है या जो रज्जुक है एक दूसरे के विपरीत है। जो डीएनए की आपकी चौड़ाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये आपके हैं नाइट्रोजन क्षार, ये आपके हैं हाइड्रोजन बंध, ये है आपका शर्करा, ये क्या है फास्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे? शुगर, इसको फास्फेट, शुगर और फास्फेट। और जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहेंगे, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होंगे। अब एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोलते हैं लघु खाच, इसको बोलते हैं दीर्घ खाच। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, ये क्या है फास्फेट शर्करा या शुगर, ये क्या है फास्फेट, ये क्या है शर्करा। तो एक फास्फेट से जब दूसरे फास्फेट के बीच जो बंध बनेगा उसको हम बोलेंगे फास्फो डाई एस्टर बंध। तो डीएनए में कौन सा बंध बनता है? तो फास्फो डाई एस्टर बंध। तो चलिए अब हम इस संरचना को बना दिए हैं, इस संरचना को आपको एक बार समझाते हैं फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो डीएनए होता है, डीएनए द्विरज्जुक होता है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अपोजिट होते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार की संख्या 4 होती है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बंध बनाता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बीच बंध बनाता है। एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपके जो अंदर की तरफ जाती है उसके लघु खाच कहते हैं। जब ये आपकी ऐसे खुलती है तो इसको हम दीर्घ खाच बोलते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पॉइंट वाइज करके आपको लिख के आपको नोट के समझाएंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या कर दें कि ये द्विरज्जुक होती हैं। इनका रज्जुक एक दूसरे से विपरीत होती हैं,
विपरीत होती हैं। ठीक, तो 5 से 3 प्राइम और फिर 3 से 5 प्राइम। समझ में आ गया। दूसरा, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अगला, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। अगला, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ठीक, अब एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तथा एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी 20 की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कि एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम और एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडल में आपके 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। ठीक, अगला, डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जितना लिखे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डीएनए होती है वो 2 रज्जुक होती है। इनमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं 4 प्रकार के, आपकी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। अगला, एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडल में आपके जो ये नाइट्रोजन क्षार है इनमें या इनकी संख्या होती है आपकी 10। और डीएनए में जो बैकबोन होता है वो शर्करा और फास्फेट की बनी होती है। और जो फास्फेट, अगर 2 फास्फेट के बीच बंध बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। तो डीएनए में आपका फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। तो डीएनए के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये क्वेश्चन है ये भी आपके पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। डीएनए और आरएनए में 5 अंतर लिखिए। तो क्या होता है डीएनए और क्या होता है आरएनए, इसके बारे में हम अंतर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे।
तो एक तरफ हम लिखते हैं डीएनए और एक तरफ लिखते हैं आरएनए। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है और आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। तो पहला अंतर है डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोस अम्ल होता है। यही बात करें आरएनए की, तो आरएनए का पूरा नाम राइबोस अम्ल होता है। दूसरा अंतर, डीएनए द्विरज्जुक का बना होता है और आरएनए एकल रज्जुक का बना होता है। डीएनए द्विरज्जुक का बना होता है। एक छोटा सा वीडियो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम और 5 प्राइम। यही आरएनए की बात करें तो आरएनए एकल रज्जुक होता है। कैसे होगा? ऐसे करके ऐसे बना दीजिए आप और यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार बना दीजिए। अब तीसरा, डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, लेकिन दोनों के नाइट्रोजन क्षार में एक अंतर है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल हो जाएगा और साइटोसिन। ये अंतर है कि जो आरएनए होते हैं, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाता है? यूरोसिल। अगला, कि डीएनए केंद्रक में उपस्थित होते हैं। डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। आरएनए कहाँ होते हैं? आरएनए कोशिका द्रव्य में होते हैं। आरएनए कोशिका द्रव्य में होते हैं, जब पाए जाते हैं। अगला, जो आपका डीएनए है वो क्या करता है? आनुवांशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाता है। तो जो डीएनए होता है वो आनुवांशिकी पदार्थ के रूप में कार्य करता है और जो आरएनए है वो
सूचना वाहक के रूप में कार्य करता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। आरएनए सूचना वाहक होते हैं। तो आपको डीएनए और आरएनए में 5 अंतर को बहुत आसान भाषा में समझाएं, एक बार फिर से बता देते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, या राइबोस, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लिक होगा। न्यूक्लिक यहाँ पे भी क्या रहेगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक। डीएनए क्या होते हैं, द्विरज्जुक होते हैं, जहां आपको छोटे से चित्रों के माध्यम से बताए हैं। आरएनए आपका एकल रज्जुक होता है, यहाँ पे आपको एक रज्जुक बताए हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरोसिन हो जाता है। आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन के स्थान पर यूरोसिन हो जाते हैं। और साइटोसिन अगला, डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं और आरएनए कोशिका द्रव में होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जो आरएनए होते हैं वो क्या करते हैं, सूचना वाहक होते हैं। तो आपको डीएनए और आरएनए के बारे में या उनके अंतर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं। अगर हम इसको आपको लिख के बताते तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता, तो इसको हमने क्या किया है, पहले से लिख रखा है। तो क्या होता है सेंट्रल डोग्मा, तो जो सेंट्रल डोग्मा है इनको सबसे पहले क्रिक ने देखा था, वाटसन एवं क्रिक ने देखा था, और इन्होंने बताया कि जो दिशा की प्रवाह होती है वो कैसे होती है, एक दिशा, मतलब एक दिशा में जाएगी। जैसे जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो एक दिशा में होती है, यह क्रिया कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिकृतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुवादन, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो कभी कभी जो आपके कुछ विषाणु होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, उसमें क्या होता है, इसका रिवर्स होने लगता है, मतलब एमआरएनए से डीएनए बनने लगता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपके किसमें होते हैं, वायरस में। जितना हमने आपको बताया है वही यहाँ पे हम लिखे हैं। मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा को क्रिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि दिशा का प्रवाह एक ही दिशा में होती है, यह क्रिया सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। इनमें जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं। वह जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो उसको अनुलेखन कहते हैं, तथा जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको हम अनुवादन कहते हैं। कुछ अवस्था में एमआरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये ही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आज के विषाणुओं में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं आपको ऐसे ही कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम अनुलेखन कहते हैं। जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको हम अनुवादन कहते हैं। यह क्रिया कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। तो आपको आशा है कि अच्छे से सेंट्रल डोग्मा समझ में आ गया। जो सेंट्रल डोग्मा है ये आपके 2 नंबर 3 नंबर में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।